गुड आफ्टरनून बच्चों। नाज़ीवाद एवं हिटलर का उदय नामक चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण और नस्लवाद राज्य की स्थापना के विषय में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? नस्लवादी राज्य की स्थापना। पिछले वीडियो में हमने नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण के विषय में प्रकाश डाला था बच्चों, जिसमें हमने बताया था कि हिटलर ने किस तरह डार्विनवाद और स्पेंसरवाद का सहारा लेते हुए जर्मनी में अन्य प्रजातियों का खात्मा शुरू किया और इसके पश्चात हिटलर ने शुद्ध जर्मन वासियों को बसाने के लिए पूर्वी सीमाओं की ओर विस्तार प्रारंभ किया और इसी आधार पर उसने नस्लवादी राज्य की स्थापना करने का निश्चय किया। कैसा स्थापना? नस्ल के आधार पर राज्य की स्थापना। यह सोच किसकी थी? नाज़ियों की सोच थी। नाज़ी यानी हिटलर की पार्टी। तो सत्ता में पहुंचते ही नाज़ियों ने क्या किया? शुद्ध जर्मनों के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। जैसा कि हमने उपर्युक्त वीडियो में बताया था कि हिटलर ने अन्य प्रजातियों को खत्म करने के लिए किसका सहारा लिया? डार्विनवाद का, स्पेंसरवाद का सहारा लिया और यह कहा कि जो प्रजातियां शक्तिशाली हैं उनको जीने का अधिकार है और जो शक्तिशाली नहीं है, शक्तिहीन है, उनको जीने का अधिकार नहीं है। और इसी को आधार बना करके उसने जर्मनी में विभिन्न प्रजातियों का कत्ल करवाना शुरू कर दिया था और शुद्ध जर्मन, नॉर्डिक जर्मन आर्य लोगों के लिए एक अलग राज्य स्थापित करना चाहता था और इसी के लिए उसने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। और फिर क्या किया कि शुद्ध जर्मनों की विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। और सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मनी, इधर ब्रैकेट में दिया हुआ है, नॉर्डिक जर्मन आर्य यानी आर्य बताए जाने वालों की एक शाखा को क्या बोलते थे? नॉर्डिक जर्मन आर्य बोलते थे। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। ब्लॉन्ड कौन था? नीली आँखों और सुनहले बालों वाले। तो हिटलर यानी उसकी पार्टी किसको शुद्ध जर्मन मानती थी? ब्लॉन्ड यानी नीली आँखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य को शुद्ध जर्मनी वासी मानती थी और इनके लिए उसने अलग से राज्य स्थापित करने के लिए कदम उठाया। और फिर क्या किया कि विस्तारित जर्मनी साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू कर दिया जिन्हें वे क्या मानता था? अवांछित मानता था। यानी कि जिनको वह ये मानता था कि ये शुद्ध जर्मन नहीं है, उन्हें अवांछित कह करके उन नस्लों को खत्म करना शुरू करवा दिया। और नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नॉर्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहता था। नाज़ी पार्टी क्या चाहती थी? केवल शुद्ध
और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज स्थापित करना चाहती थी। उनकी नज़र में केवल ऐसे ही लोग वांछित थे। कौन लोग वांछित थे बच्चों? कौन लोग विशुद्ध थे? जो कि जर्मन आर्य थे। जर्मन नार्डिक आर्य लोग ही नाज़ी पार्टी की निगाह में शुद्ध जर्मन थे और वांछित थे, और अन्य प्रजाति के लोग जो थे उन्हें अवांछित माना जाता था। कौन मानता था बच्चों? सत्तारूढ़ पार्टी। और सत्ता किसके हाथ में थी? नाज़ी पार्टी के, हिटलर के हाथ में थी। तो फिर उसने क्या किया कि अन्य प्रजातियों को क्या मानता था? अवांछित मानता था। केवल शुद्ध स्वस्थ नार्डिक आर्यों को शुद्ध जर्मन मानता था, और केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जाता था। केवल शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक को ही तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माना जाता था, बाकी सबको अवांछित माना जाता था। इसका मतलब यह निकाला गया कि ऐसे जर्मनों को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है जिन्हें नाज़ी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। मतलब जो लोग स्वस्थ नहीं हैं, शुद्ध नहीं हैं, उनको भी जीने का अधिकार नहीं है। यह सोच किसकी थी? नाज़ी पार्टी की थी। और यूथनेजिया यानी दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नाज़ी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों को मौत के घाट उतार दिया था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। तो बच्चों, जो कहानी शुरू हुई थी हेलमुट के पिता की कि वह क्यों घबराया हुआ था, जर्मनी की हार निश्चित होने पर वह क्यों घबराया हुआ था और उसने अपने पत्नी से क्यों घबराहट भरी बात कही, घबराहट भरे शब्दों में बात किया, जो कि हेलमुट ने सुना और सुबह होते ही उसने अपने पिता को मृत पाया। तो इसका कारण क्या था बच्चों? कि यूथनेजिया यानी दया मृत्यु कार्यक्रम जो कि नाज़ी पार्टी द्वारा चलाया जा रहा था। तो नाज़ी पार्टी के सदस्यों द्वारा, सदस्य कौन थे? अफसर हेलमुट के, जिसमें कि हेलमुट का पिता भी सम्मिलित था, यानी नाज़ीवादी था हेलमुट का पिता, और उसने अन्य प्रजातियों के साथ साथ ऐसे जर्मनों को भी उन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था जो मानसिक व शारीरिक रूप से अयोग्य थे, यानी जो लूला था, लंगड़ा था, अपंग था या कार्य करने के योग्य नहीं था। ऐसे, जैसा कि हमने शुरुआत में, चैप्टर के शुरुआत में बताया कि लगभग 70,000 जर्मनों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। क्यों उतार दिया गया था? वो तो शुद्ध जर्मन थे, शुद्ध नार्डिक आर्य थे, फिर भी मार दिया गया। क्यों मार दिया गया? क्योंकि वे मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य थे, और हिटलर की विचारधारा में ऐसे लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। केवल वही लोग जी सकते हैं जो कि क्या हैं? स्वस्थ हैं और शुद्ध हैं। शुद्ध यानी नार्डिक आर्य। रक्त की शुद्धता से यहाँ पे है, और रक्त की शुद्धता केवल नार्डिक आर्यों में ही माना जाता था। नाज़ी पार्टी की सोच थी ये। केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया। केवल यहूदियों को ही नहीं अवांछित माना गया था, इनके अलावा भी कई नस्लें थीं इसी नियति के लिए अभिशप्त थी, यानी कि यूथनेजिया के लिए सब की सब अभिशप्त थी, तब अभिशापित थी।
सबको नाज़ी पार्टी के अफसर मार दे रहे थे। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और अश्वेतों के पहले तो जर्मन नागरिकता छीनी गई। शुरुआत में क्या हुआ कि सबसे पहले सत्ताधारी होने के पश्चात हिटलर ने अवांछित कहे जाने वाले नस्लों की नागरिकता छिनवाई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से कमतर माना जाता था, मतलब पशुवत व्यवहार किया जाता था। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर छोड़ दिया गया। क्या हुआ कि जब जर्मनी ने कहाँ कब्जा कर लिया? रूस और पोलैंड के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो वहाँ के लोगों को गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया और उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था, मतलब उन्हें इंसान नहीं समझा जाता था। उनमें से बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से मर गए, क्योंकि उनसे बेहिसाब यानी कि काम के घंटे तय नहीं थे, बेहिसाब काम लिया जाता था और भोजन भी नहीं दिया जाता था। इसलिए बहुत सारे लोग काम के बोझ से मर गए, भूख से मर गए। नाज़ी जर्मनी में सबसे बुरा हाल किसका था? यहूदियों का था। यहूदियों के प्रति नाज़ियों की दुश्मनी का एक आधार यह था कि यहूदियों के प्रति ईसाई धर्म में मौजूद परंपरागत घृणा। यहूदियों को ईसाई धर्मावलंबी घृणा की दृष्टि से देखते थे। इसका कारण यह था कि ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने ही मारा था। क्या कारण था? ईसाइयों के ऐसी मान्यता थी कि ईसा मसीह को मारने वाले कौन थे? यहूदी थे। ईसाइयों की नज़र में यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। ये लोग क्या मानते थे? नाज़ी पार्टी क्या मानती थी? ईसाई क्या हैं? यहूदी ईसाइयों के दुश्मन हैं क्योंकि इन्होंने ईसा मसीह को मारा है। ये आदतन हत्यारे और सूदखोर हैं। और मध्यकाल तक यहूदियों को ज़मीन का मालिक बनने की मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा करते थे। किससे करते थे बच्चों? इन्हें ज़मीन का मालिक बनना मालिक नहीं बनने दिया जाता था। मनाही थी, यानी रोक लगी हुई थी कि ये ज़मीन के मालिक नहीं बन सकते हैं मध्यकाल तक। तो ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करते थे और उसी से अपना गुजारा चलाते थे। कौन बच्चों? यहूदी लोग। और वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे। कहाँ रहते थे? अलग बस्तियों में, जिसे घेटो या दड़बा जैसे मुर्गियाँ रखी जाती हैं, भेड़ बकरियाँ रखी जाती हैं, जहाँ पे उसे क्या बोलते हैं हम? दड़बा बोलते हैं। तो दड़बा टाइप का इन लोगों का छोटा छोटा घर होता था जिन्हें घेटो कहा जाता था। तो नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते थे, क्योंकि उनकी अलग बस्तियां होती थी और ईसाइयों द्वारा यहूदियों को बार बार मार दिया जाता था। उनके खिलाफ जब जब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था, लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। तब ईसाई बच सकते थे। किससे बच सकते थे? धर्म परिवर्तन के द्वारा। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। अब ईसाइयों ने क्या यहूदियों ने बच्चों की अपना प्राण बचाने के लिए ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया।
क्योंकि अगर वे धर्म परिवर्तन नहीं करते तो ईसाई उन्हें मार देते। इसलिए जानबूझकर के अपने प्राण को बचाने के लिए उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा, लेकिन बाद में क्या हुआ, ईसाई धर्म स्वीकार करना शुरू कर दिया और व्यापार करके, पैसा उधार दे करके किसी तरह से ये लोग अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जैसे ही नाज़ी पार्टी का अभ्युदय हुआ, यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के छद्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस सिद्धांत पर डार्विनवाद के आधार पर, स्पेंसरवाद के आधार पर, और यह क्या था, गलत था। छद्म यानी दूसरा रूप जो गलत रूप होता है। तो इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतरण से नहीं निकल सकता था। धर्म परिवर्तन करने पर भी यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया जाता था, क्योंकि हिटलर दूसरे नस्ल को अशुद्ध मानता था और उनको जीने का अधिकार नाजी जर्मनी में नहीं था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। हिटलर का सोच क्या था बच्चों, कि जर्मनी को यहूदी विहीन बना दिया जाए। जर्मनी में केवल शुद्ध नॉर्डिक जर्मन आर्य ही रहेंगे और प्रजाति के लोग नहीं रह सकते हैं, और ख़ास तौर से यहूदियों से रहित जर्मन का निर्माण करना उसका मुख्य उद्देश्य था। और सन 1933 से 1938 तक नाज़ियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया। उन्हें दरिद्र कर आजीविका के साधनों से हीन कर दिया गया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। क्या करने लगे? देश छोड़कर जाने लगे। 1939-45 यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति अपनाई गई। तो द्वितीय विश्व युद्ध में नाज़ी पार्टी ने यहूदियों के खात्मे के लिए क्या किया कि पोलैंड में एक गैस चैम्बर बनवाया और वहाँ ले जा कर के यहूदियों को मारना शुरू कर दिया। पृथ्वी को लगातार राज्यों के बीच बांटा जा रहा है और उनमें से कई तो महाद्वीप जितने बड़े हैं। ऐसे युग में हम किसी ऐसी विश्व शक्ति की बात नहीं सोच सकते जिसका राजनीतिक मातृ देश केवल 500 वर्ग किलोमीटर जैसे वाहियात से क्षेत्रफल में सिमटा हुआ हो। हिटलर का यह मानना था कि उसका राज्य क्या है, बहुत ही छोटा है और इसलिए वह राज्य का विस्तार करना चाहता है। और इस चित्र में क्या है, पुलिस के पहरे में औसवित्त भेजे जा रहे जिप्सी। ये कहाँ भेजे जा रहे हैं? मारने के लिए भेजे जा रहे हैं। और जिप्सी किसे कहते हैं? जिप्सी कौन कहलाता था? जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूहों की अपनी सामुदायिक पहचान थी। सिमती और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। सूदखोर, बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन, इस शब्द का प्रयोग गाली के रूप में किया जाता था। घेटो, किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना घेटो कहा जाता था। और अगला टॉपिक क्या है? नस्ली कल्पना लोक या यूटोपिया। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने बताया 1939 से 45 के मध्य क्या कर रहा था, अन्य प्रजातियों को, खासतौर से यहूदियों को गैस चैम्बरों में ले जा कर के मारा जा रहा था। अब युद्ध के साय में नाज़ी अपने कातिलाना
नस्लवादी कल्पना लोक या आदर्श विश्व के निर्माण में लग गए और इसके लिए जनसंहार और शुद्ध जर्मन समाज की स्थापना के लिए क्या करने लगे? जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए, यानी कि लोगों का कत्लेआम करना। और फिर पराजित पोलैंड को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत ही हिटलर ने कहाँ से किया था? पोलैंड पर आक्रमण के द्वारा किया था। उत्तर पश्चिमी पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल असबाब यानी संपत्ति को छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया, ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मनों को वहाँ लाकर बसाया जा सके। तो बच्चों, हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण क्यों किया था? कि दूसरे जगह जो जर्मनी वासी रह रहे हैं उनको ला करके कहाँ बसाया जा सके? यूरोप में रहने वाले जर्मनों को ला करके बसाया जा सके। कहाँ बसाया जा सके? पोलैंड में। और इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह, मवेशी यानी पशुओं की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों किसे कहा जाता था बच्चों? जैसे यहूदियों को, जिप्सियों को, अन्य धर्मावलंबियों को या मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग जर्मनों को अवांछित तत्वों की श्रेणी में रखा गया था। तो मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा गया। किस इलाके में? जहाँ की पोलैंड वासियों को खदेड़ करके भगा करके लाया गया था, उसे कौन सा हिस्सा कहते थे? जनरल गवर्नमेंट। और इसी इलाके में जर्मनी से अवांछित तत्वों यानी कि विशुद्ध जर्मन जो नहीं थे, जिनको कि वांछित जर्मनी में वांछित नहीं माना जाता था, उनको ला करके भी गवर्नमेंट नामक इसी स्थान पर, जनरल गवर्नमेंट नामक स्थान पर रख दिया गया। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। इसको पोलैंड के बुद्धिजीवियों को। और यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। और यह चाल किसके द्वारा चली जा रही थी बच्चों? नाज़ी पार्टी और हिटलर के द्वारा यह चाल चली जा रही थी। और आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनकी माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। और पोलैंड में जो बच्चे आर्य जैसे यानी जर्मन जैसे दिख रहे थे, जर्मनी के लोगों जैसे, तो उनको क्या किया जाता था? उन बच्चों को छीन करके उनके माँ बाप से छीन लिया जाता था और फिर विशेषज्ञों के पास जांच के लिए भेज दिया जाता था। और अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते थे तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता था। यानी कि पोलैंड के परिवार के बच्चों को, जो कि शुद्ध जर्मन पाए जाते थे, जर्मनी प्रजाति के पाए जाते थे, नॉर्डिक प्रजाति के पाए जाते थे, उन्हें पोलैंड माता पिता से छीन लिया जाता था और उसको फिर जर्मन माता पिता द्वारा पाला जाता था। अगर ऐसा नहीं होता था तो उन बच्चों को क्या किया जाता था? अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता था, जहां उनमें से ज़्यादातर मर जाते थे। यानी कि छोटे छोटे बच्चों को, शिशुओं को भी मौत के घाट भूख प्यास से उतार दिया जाता था। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो क्या थे? जनरल गवर्नमेंट जो इलाका था जिसमें कि पोलैंड के हारे हुए नागरिक, भागे हुए नागरिक रह रहे थे,
और अपंग, अशुद्ध माने जाने वाले, कमज़ोर माने जाने वाले शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जर्मन वासी रहते थे। वहाँ पर क्या था, विशालतम घेटो थे, यानी विशालतम बड़े बड़े दड़बे बनाए गए थे और गैस चैम्बर भी थे। इसीलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। ये बच्चों ध्यान से देखिए चित्र में, यहूदियों को गैस चैम्बरों तक ले जाने वाली एक मालवाहक गाड़ी है। ये क्या है, मालवाहक ट्रेन है, माल ढोने वाला। ये डिब्बे ट्रेन के हैं, इसी में ठूस ठूस करके डिब्बों में यहूदियों को जनरल गवर्नमेंट नामक स्थान पर पहुंचाया जाता था, जहां की बड़े बड़े घेटों यानी दड़बे बने हुए होते थे, जिसमें गैस चैम्बर बना होता था और उसी में सबको भर दिया जाता था। इसके बाद गैस द्वारा उनको मार दिया जाता था। अब हमारा अगला टॉपिक है मौत का सिलसिला। तो ये मौत का सिलसिला कब से कब तक चला और कितने लोग मारे गए, कैसे मारे गए, इस विषय में इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। तो पहला चरण क्या है, 1933 से 1939 तक का। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं है। किसको, अवांछित जर्मन को। और कौन कहता था, नात्सी। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935। जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और अन्य जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। तो शुरू में क्या कहा गया कि अन्य लोगों को केवल जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा, जो जर्मन रक्त वाले नहीं हैं उनको केवल संरक्षण मिलेगा और जर्मन रक्त वाले ही जर्मनी के नागरिक होंगे। ये कब कहा गया, 1935 में। इसके बाद यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी लगा दी गई। फिर क्या हुआ, यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित कर दिया गया। यानी कोई भी यहूदी लड़का या लड़की जर्मन लड़का या लड़की से अगर विवाह करता है, प्रेम करता है, किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित करता है, तो उसे अपराधी घोषित कर दिया जाएगा और मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। यहूदियों को यह मना कर दिया गया कि आप जर्मन का राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराएंगे। ये किस कानून के द्वारा किया गया, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 के तहत। अन्य कानून भी पास किए गए। यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, तब यहूदियों को व्यवसाय नहीं करने दिया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। सरकारी सेवाओं से निकाला जाना, यहूदियों को क्या किया गया, सरकारी सेवाओं से बहिष्कृत कर दिया गया। यहूदियों की संपत्ति की जब्ती और बिक्री, और जैसा कि अभी हमने बताया था बच्चों कि यहूदी व्यापार करके अपना जीवन यापन करते थे और सूद पर पैसा देते थे, तो इनकी उस संपत्ति को भी नाज़ी पार्टी ने जब्त कर लिया और उनकी बिक्री कर डाली। इसके अलावा नवंबर 1938 के एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्तियों को तहस नहस कर दिया गया, लूटा गया, उनके घरों पर हमले किए गए। यहूदी प्रार्थना घर जो थे उनको जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है बच्चों। तो इस तरह से विभिन्न कानून पास करके यहूदियों को मौत के पहले कमज़ोर किया गया, इसके बाद फिर उसको मारना शुरू किया गया। ये पार्क में रखी बेंच है, केवल आर्यों के लिए है, इस पर कोई अन्य प्रजाति के लोग नहीं बैठ सकते थे।
और ये चित्र है, मेरे पास बेचने के लिए बस यही है। घेटों के लोगों के पास होने का कोई रास्ता नहीं बचा था। क्या है इस चित्र में आप देख सकते हैं, एक चेयर दिखाई पड़ रहा है बच्चों, और ये आदमी दिखा करके क्या बोल रहा है कि मेरे पास बेचने के लिए बस यही है। घेटों के लोगों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तब उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था और बेच दिया जाता था। तो इसी क्रम में आदमी क्या कर रहा है कि मेरे पास बेचने के लिए सिर्फ क्या बचा है, एक कुर्सी बची है। और फिर दूसरा चरण, दड़बाबंदी। तो तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं है। जैसा कि अभी ऊपर हमने बताया है कि हिटलर ने अलग से समाज, जर्मनों के लिए अलग से समाज निर्माण का कार्य शुरू किया और अन्य प्रजातियों को मारना शुरू कर दिया और अवांछित घोषित कर दिया। और यह क्रम पहले में चला। दूसरे में क्या हुआ, सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा कर रखेंगे। तब उनको अलग से एक निशान दिया गया पहचान के लिए। वो क्या करेंगे, डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगा करके रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेज और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया। डेविड का पीला सितारा उनका पहचान पत्र बना दिया गया। किसका, यहूदियों का। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोज्द एवं वारसा जैसी घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा गया। ये बेहद और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में घेटो बस्तियों में वंचना, भुखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। और फिर तीसरा चरण, जो कि सर्वनाश का चरण था 1941 के बाद, तुम्हें जीने का अधिकार नहीं है। क्या कहा गया कि तुम लोगों को जीने का अधिकार नहीं है। आप ये देख सकते हैं बच्चों, ये तार से घिरा हुआ दड़बा है। भागने की कोशिश में मौत, तार में फंस जाता है व्यक्ति और उसकी मौत हो जाती है। यातनागृह के चारों तरफ लगी हुई ये तार और इसमें करंट दौड़ रहा है। जो भी घेटों से भागना चाहता था तो करंट का शिकार हो जाता था और वह मारा जाता था। तो समूचे यूरोप के यहूदी मकानों, यातनागृहों और घेटो बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर कर मौत के कारखाने में लाया जाता था। मौत का कारखाना यानी घेटो, ये इस चित्र में नीचे अभी दिखा रहे हैं। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेलजे, ऑसवित्स, सोबिबोर, त्रेवलिंका, चेल्मो तथा मायदानेक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तकनीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार दिया गया। गैस चैम्बर के बाहर कपड़ों के ढेर आप देख सकते हैं बच्चों, कपड़ों का टीला सा लगा हुआ है। लोगों को अंदर जाने से पहले कपड़े उतरवा दिए गए हैं और अंदर यानी घेटो यानी दड़बा में प्रवेश करा करके गैस से लोगों को मार दिया जाता था। कितना अमानुषिक तरीके का इस्तेमाल किया था नाज़ियों ने। ये क्या है, यातनागृह है। यातनागृह आप देख सकते हैं, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं और यहीं पर ला करके अन्य प्रजाति के लोगों को छोड़ दिया जाता था। नीचे चित्र जो है एक यातनागृह और कैमरा मौत के मैदानों को भी खूबसूरत बना सकता है। तो ये खूबसूरत लग रहा है। और इस चित्र में क्या है,
अंतिम समाधान से पहले कैदियों से छीने गए जूते, मतलब कैदियों के सारे जूते हैं, सबके जूते, यहाँ जूते हैं, यहाँ कपड़े हैं, तो सब कुछ उतरवा लिया जाता था और इसके बाद खेतों में उनको डाल करके गैस चैम्बरों द्वारा मार दिया जाता था। तो इस तरह से अमानुषिक तरीके से लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया बच्चों। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, खंड 4 में नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी। तब सभी युवा उसके समर्थक हो गए थे और उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना आवश्यक है। इसका मानना था हिटलर का। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह बच्चों का पूरा नियंत्रण आवश्यक था। तब प्राइमरी लेवल से ही नाज़ी सोच उनके मन में घोट घोट करके उनको घुट्टी पिला दिया जाता था। अच्छाइयों को, नाज़ी की अच्छाइयों को बताया जाता था और यहूदियों की बुराइयां की जाती थी। किस तरह से की जाती थी अभी हम अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं आप लोगों को। नाज़ीवाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था, तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले तब शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे और ना ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित यानी यहूदी बच्चों को, यानी यहूदी जिप्सियों के बच्चों को, विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में तो उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया, यानी बच्चों को भी गैस चैम्बरों में ले जा कर के मार दिया गया बच्चों। और ये आप देख सकते हैं यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई को दर्शाता चित्र। और अर्थ हीमर द्वारा रचित डेयर गिफ्टफिल्ड चित्र का शीर्षक इस प्रकार है, यहूदी नाक सिरे पर मुड़ी हुई है, यह अंग्रेजी के अंक 6 जैसी दिखती है। तब यहूदियों की पहचान बताई गई इस चित्र में कि यहूदियों की नाक कैसी होती है। यहूदियों की नाक मुड़ी हुई होती है, सिरे पर मुड़ी हुई, अंग्रेजी के किस अक्षर 6 की तरह दिखाई पड़ती है। तो ये पढ़ाया जा रहा है, यहूदियों के शारीरिक बनावट की लक्षण पढ़ाई जा रही है कि यहूदी कैसे होते हैं। और अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारात्मक प्रशिक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्यक्रमों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नाज़ी विचारधारा को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम पर एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेलकूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। मतलब ऐसे खेल खिलाए जाते थे स्कूलों में जिससे कि बच्चे आक्रामक हों और हिंसात्मक हों। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी, दिल वाला, ताकतवर, मर्दाना बनाता है। तो इस टाइप के खेल जो है बच्चों को खिलाए जाते थे। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई थी। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग ब्रोक में रखा जाता था। कहाँ रखा जाता था? युंग फ्रोक में रखा जाता था। 14 साल की उम्र में सभी लड़कों को नाज़ियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता, हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों, अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद लगभग 18 साल की उम्र में वे क्या हो जाते थे? लेबर सर्विस
यानी श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नात्सी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। युंगफोक किसे कहते थे? 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नात्सी युवा संगठन को युंगफोक कहा जाता था। ये चित्र है। बाकी बच्चों की हंसी ठिठोली के बीच यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों को स्कूल से निकाला जा रहा है। ये बच्चे स्कूल से निकाले जा रहे हैं और शुद्ध जो जर्मन नार्डिक बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? इनकी हंसी ले रहे हैं। शिक्षक और बच्चे बाहर निकाले जा रहे हैं जो शुद्ध जर्मन नार्डिक नहीं हैं। और इस चित्र में क्या है बच्चों? मौत के कारखाने में आते यहूदी बच्चे जिसे गैस से मार दिया जाएगा। ये कौन है? यहूदी बच्चे हैं। इनको कहाँ लाया जा रहा है? गैस चैम्बरों में लाया जा रहा है। और इधर इस चित्र में देखिए, ये क्या है? बच्चे हैं इस चित्र में, जैसा कि आप देख सकते हैं। वांछित बच्चे जिनकी संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था, यानी इनका टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट में इन्हें अगर शुद्ध जर्मन पाया गया तो इनका पालन पोषण कहाँ किया जाएगा? जर्मनी माता पिता करेंगे। ये पोलैंड के बच्चे हैं और ये शुद्ध पाए गए हैं, यानी जर्मन प्रजाति के पाए गए हैं और इन्हें वांछित बच्चे, और हिटलर इन्हें फिर पोलैंड इनके माता पिता से छीन करके जर्मनी में इनका पालन पोषण करवाता था। ऐसे बच्चों को वांछित बच्चे कहे थे। यहाँ क्या है कि कब्जे वाले यूरोप से अधिकृत पोलैंड में बसाने के लिए भेजा जा रहा एक शिशु अपनी माँ के साथ। क्या है ये? शिशु है जो कि अपनी माँ के साथ कहाँ बसाने के लिए भेजा जा रहा है? पोलैंड में भेजा जा रहा है। नासी यूथ लीग का गठन 1922 में किया गया। 1922 में 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दे दिया गया, यानी कि 26 में। 1933 आते आते इस संगठन में लगभग 12.5 लाख से ज़्यादा लोग सम्मिलित हो गए, जिसमें कि ज़्यादातर कौन थे? बच्चे। युवा आंदोलन को नासीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और मातृत्व की सोच क्या थी? जर्मनी में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। नासी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकार का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल बनाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज केवल एक अच्छी माँ बनना है, शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है। यह बात ध्यान देने योग्य है बच्चों। शुद्ध आर्य यानी कि अन्य किसी प्रजाति से उनका अगर संसर्ग हुआ, अगर संबंध स्थापित हुआ तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उनका पालन पोषण करना, नस्ल की शुद्धता बनाए रखना, यहूदियों से दूर रहना, घर संभालने और बच्चों को नासी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का काम किसको सौंपा गया? महिलाओं को सौंपा गया था। 1933 में हिटलर ने कहा कि मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ है, लेकिन नासी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें क्या किया जाता था? दंडित किया जाता था। नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देने वाली माता को इनाम दिए जाते थे जो वांछित तौर पर, और ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी जो वांछित बच्चों को पैदा करती थी, यानी शुद्ध जर्मन नार्डिक बच्चों को पैदा करती थी। उन्हें सभी प्रकार की छूट मिलती थी। रेलगाड़ी के टिकट उन्हें रास्ते में मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को पुरस्कृत किया, तमगे दिए यानी पुरस्कार दिए और इंतजाम किया। जिस तरह के तमगे सिपाहियों को दिए जाते थे, ऐसे तमगे यानी पुरस्कार हिटलर माताओं को देता था, उन माताओं को जो वांछित बच्चों को पैदा करती थी, यानी शुद्ध जर्मन नार्डिक बच्चों को। और जो औरत शुद्ध नार्डिक बच्चों को पैदा नहीं करती थी उनके साथ क्या किया जाता था? सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और
उन माताओं को जो आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी, उन्हें कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके, मुंह पर कालिख पोत करके, उनके गले में तख्ती लटका करके शहर में घुमाया जाता था। गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सज़ा सुनाई गई, बल्कि तमाम नागरिक सम्मान उनके पति व परिवार को भी छीन लिया गया। यानी कि जो औरतें किसी अन्य प्रजाति से, किसी अन्य जाति से प्रेम कर लेती थी, चाहे वह यहूदी हो, चाहे जिप्सी हो, चाहे अन्य कोई हो, तो अगर उनको बच्चा पैदा हो जाता था तो क्या किया जाता था कि उन्हें सामाजिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, यहाँ तक कि मृत्युदंड भी दे दिया जाता था। और प्रचार की कला क्या थी? नासी समाज ने भाषा और मीडिया दोनों को क्या किया, बड़े होशियारी से इस्तेमाल किया और इसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए, केवल भ्रामक नहीं बल्कि दिल को दहला देने वाले थे। नास्तियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, यूथनेजिया, विकलांगों के लिए चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का इस्तेमाल किया। कितनी चालाकी से किया बच्चों? अंतिम समाधान, मतलब यहूदियों को मारने के लिए जो शब्द उन लोगों ने जो नियम बनाया था उसे क्या बोलते थे? अंतिम समाधान बोलते थे। और जो अपंगों को मारने के लिए बनाया गया था, चयन, संक्रमण से मुक्ति आदि कहा जाता था। तो इस प्रकार से प्रचार की कला जो थी इनकी बड़ी ही सशक्त थी। मीडिया के माध्यम से इन्होंने लोगों को भ्रमित करके मार डाला। और गैस चैम्बरों में जाना, क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता है? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। लोगों को यह भ्रमित करता था कि कहाँ ले जा रहे हैं? संक्रमण से मुक्ति क्षेत्र में आपको ले जा रहे हैं। और उसमें बाहर से वह जो दड़बा होता था, घेटो होता था, वह बहुत ही अच्छा स्नानगिरी का घर की तरह दिखाई देता था और उसमें फव्वारे लगे होते थे। जैसे ही लोग अंदर जाते थे वो नकली फव्वारे होते थे और गैस ऑन कर दिया जाता था और लोग मारे जाते थे। शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नासी विश्व दृष्टिकोण फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझ करके इस्तेमाल किया गया। नासी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारों यानी प्रचारों का खूब सहारा लिया गया। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की रटी रटाई छवियाँ लिखाई गईं, मजाक उड़ाया गया और उन्हें अपमानित किया गया। उन्हें शैतान के रूप में पेश किया गया। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर, पथभ्रष्ट आदि शब्द इस्तेमाल किए गए। यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के लिए जोर दिया गया और ख़ास तरह की छवियों में पेश किया गया लोगों को। और दाढ़ी बढ़ाए और काफ्तान यानी चोंगा पहने लोगों को। वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फ़र्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले थे। उन्हें के चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल चलने की तुलना उतरने वाले छछूंदरी जीवों की से संज्ञा दी जाती थी। नास्तिवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को बढ़ा करके अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभिमान से नास्तिवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ। नास्तियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किया, पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नासी ही हल कर सकते हैं। इस प्रकार भ्रामक प्रचार के द्वारा नासियों ने जर्मनी में अपना स्थान प्राप्त कर लिया। ये इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये पोस्टर है नासियों का, हिटलर है। क्या लिखा हुआ है? 20 के दशक का एक नासी पार्टी पोस्टर है। इसमें हिटलर को अग्रिम मोर्चे पर युद्धरत सिपाही बताकर उसे वोट देने का आह्वान किया जा रहा है। और जर्मन किसान पोस्टर में क्या लिखा हुआ है? एक प्रचार देखिए, एक छोटा सा प्रचार है, तुम सिर्फ हिटलर के हो क्यों? आज जर्मन किसान दो भयानक पाटों के बीच पिस रहा है। एक खतरा अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का है, दूसरा खतरा बोल्शेविज्म
कि मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का है। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजना को लागू कर रहे हैं। किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। ये 1932 में छपा हुआ था। तो इस तरह के पोस्टरों का सहारा लेकर, भाषणों का सहारा लेकर के हिटलर ने जनता के मनस्थिति को पूरी तरह अपनी ओर मोड़ लिया, जिसमें कि युवा वर्ग जो है वह हिटलर के बहकावे में इस तरह आ गया कि उनके सिर पर हिटलर का जुनून सवार हो गया और इस प्रकार हिटलर नाज़ी पार्टी की सरकार बनाने में सफल रहा। और अगले वीडियो में हम बचे हुए टॉपिकों पर प्रकाश डालेंगे।